हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल करंट अफेयर्स। ये मई 2022 का संस्करण है। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने मई 2022 के प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ा था। उसका वीडियो अपलोड है, वहाँ देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसके पीडीएफ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल मई 2022। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। देखा जाए तो ये 8 मार्च 2022 को स्कॉच द्वारा, स्कॉच कौन है तो दिल्ली स्थित एक भारत की अग्रणी थिंक टैंक है स्कॉच, और उसी के द्वारा स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 जारी किया गया। देखा जाए तो ये रिपोर्ट जो है वो भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय जो परिणामों का अध्ययन करती है, और इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। सभी राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी आता है आपका स्टार। स्टार में जो है वो 1 से 5 रैंक वाले, ठीक है, 1 से 5 रैंक वाले राज्य को दी जाती है। और 1 से 5 में कौन कौन है तो पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे है पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे गुजरात और 5वें पे महाराष्ट्र। ये स्टार रैंकिंग है। देखिए आंध्र प्रदेश में जो पुलिस और सुरक्षा, कृषि, जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है आपका दूसरे नंबर पे परफॉर्मर। जो 4 श्रेणी है उसमें दूसरा श्रेणी है परफॉर्मर। परफॉर्मर में देखा जाए तो इस श्रेणी में जो रैंकिंग है वो 6 से 10 वाले राज्य आते हैं, मतलब जिसका रैंक 6 से लेकर 10 तक है वो परफॉर्मर श्रेणी में आते हैं। तो 6 से 10 में देखा जाए तो छठे पे है तेलंगाना, 7वें पे उत्तर प्रदेश, 8वें पे मध्य प्रदेश, 9वें पे असम और 10वें पे हिमाचल प्रदेश। चलिए अब तीसरा देखें। तीसरा है कैचिंग अप। कैचिंग अप जो है इसको 11 से लेकर 15 रैंक वाले राज्य आते हैं। ठीक है, कैचिंग अप में 11 से लेकर 15 रैंक वाले राज्य, जिसमें आपको बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। फिर चौथा है अन्य राज्य, मतलब जो रेस्ट राज्य बच गए वो अन्य राज्य में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक है नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को जीआई टैग। तो देखिए ये जो है ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक सुशिर है, एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, जिसको पवन वाद्य यंत्र है। अब देखा जाए तो जिसे कुंभकोणम तालुका के ग्रामीण कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो बनावट है इसका एक्चुअली एक बेलनाकार होता है जो नीचे से एक घंटी के आकार का होता है। ठीक है, और इस वाद्य यंत्र में 2 भाग होते हैं, शंक्वाकार नली और एक धातु की घंटी। ये 2 चीज हुआ, एक शंक्वाकार नली होता है और एक धातु की घंटी होती है। छोर पर नीचे की ओर बढ़ने वाली नली एक धातु की घंटी से सुसज्जित होती है। देखा जाए तो तंजावुर जिले में नरसिंहपेट्टई गांव के कारीगर इस यंत्र को बनाते हैं और अब कलाकारों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। नागेश्वरम को परी नागेश्वरम कहा जाता है। यह थिमिरी से लंबा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2020-21 रिपोर्ट। तो देखिए ये 9 मार्च 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यानी यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जिसको कहते हैं UDISE प्लस 2020-21 जारी की गई। देखा जाए तो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित कुल छात्रों की संख्या जो 2020-21 में देखा जाए तो ये 25.38 करोड़ थी, जो कि 19-20 में ये 25.10 करोड़ थी। ठीक है, यानी इसमें बढ़ोतरी हुई है, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में बढ़ोतरी हुई है। देखा जाए तो 2020-21 में दौरान जो सकल नामांकन अनुपात है स्कूली शिक्षक के सभी स्तरों के सुधार आया है। अब देखा जाए तो उच्च प्राथमिक में सुधार आया है, 89.7% से 92.2% हो गया है। प्राथमिक में देखा जाए तो ये 97.8% से 99.1% हो गया है, और माध्यमिक में 77.9% से 79.8% हो गया। और उच्चतर माध्यमिक में हो गया है 51.4% से 53.8%। ये कोविड के बाद ये काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है इस शिक्षा प्रणाली में। आपको प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक में जो
स्कूली शिक्षा में नामांकन हुए हैं सरकारी स्कूलों में, उसमें ये बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, अब देखा जाए छात्र शिक्षक अनुपात, तो छात्र शिक्षक अनुपात हम लोग देखेंगे तो प्राथमिकी के लिए जो प्राथमिक शिक्षा में है उसमें 16, उच्चतम और प्राथमिक में के लिए 19, माध्यमिक के लिए 18 और उच्चतम माध्यमिक के लिए 26 था। आगे इसमें है कि कुल विद्यालयों में 84% बिजली की सुविधा उपलब्ध है। कुल विद्यालयों में से 84% स्कूलों में यानी विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 95.2% विद्यालय में पेयजल की सुविधा है। ठीक है, और चालू बालिका शौचालय सुविधा वाले जो विद्यालय हैं उसके प्रतिशत भी बढ़ गए हैं और अब 93.91% हो गया है। ठीक है, अब देखा जाए तो कार्यात्मक स्थिति में जो कंप्यूटर सुविधा वाले विद्यालय हैं उसकी संख्या बढ़कर 6 लाख हो गई है। अब 40% से विद्यालय में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, मतलब 40% विद्यालयों में यानी स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला है विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड। तो देखिए ये वन्यजीव बॉन्ड जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए विश्व का यह पहला वन्यजीव बॉन्ड 23 मार्च 2022 को जारी किया गया। देखिए विश्व बैंक जो है इन बॉन्ड की मदद से लगभग 15 करोड़ डॉलर जुटाएगा, जिनका उपयोग जो है वो काले गैंडे के संरक्षण में किया जाएगा। देखा जाए तो 5 साल का इस बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, काले गैंडे जो यानी राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। और राइनो बॉन्ड को देखें तो ये दक्षिण अफ्रीका में 2 संरक्षित क्षेत्र हैं, एक है एडो एलिफेंटा नेशनल पार्क और दूसरा है ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व। यहाँ काले गैंडे की आबादी में वृद्धि की दर से रिटर्न देगा। ठीक है, देखिए बॉन्ड के खरीदारों को वैश्विक पर्यावरण सुविधा से भुगतान प्राप्त होगा और यदि काले गैंडे की आबादी नहीं बदली तो निवेशक को कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी काले गैंडे की जब आबादी नहीं बदलेगी तो निवेशक को कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। काले गैंडे जो हैं वो केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये IUCN की रेड लिस्ट में काले गैंडे को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध भी किया गया है। ठीक है, और देखा गया है और माना जा रहा है कि अगर ये बॉन्ड सफल हो जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड अगर सफल हो गया तो केन्या में भी काले गैंडे के आबादी संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम होगा इसका विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किंजल मिसाइल। किंजल मिसाइल को देखें तो 19 मार्च 2022 को रूस ने कहा कि युद्ध में वो अगली पीढ़ी के हथियारों का पहला इस्तेमाल किया और यूक्रेन में एक हथियार डिपो पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। किंजल का जो अर्थ होता है उसका नाम है खंजर यानी डैगर। देखा जाए तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो परमाणु सक्षम हवा से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का जो रफ्तार है वो ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक है। इसका मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर है। परमाणु पेलोड या 480 किलोग्राम का पारंपरिक पेलोड ये ले जाने में सक्षम है। किंजल मिसाइल जो है आपको या तो 480 किलोग्राम का पारंपरिक पेलोड ले जा सकता है या फिर परमाणु भी ले जा सकता है। ठीक है, देखिए मिसाइल किंजल की जो लंबाई है ये आपको 8 मीटर और व्यास जो है आपको 1 मीटर और लगभग वजन होगा वो 4300 किलोग्राम होगा। ठीक है, किंजल जो है एक नए हथियार है और ये इसका श्रृंखला में से एक है, नए हथियारों की श्रृंखला में से एक है जिसका अनावरण जो है वो रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने 2018 में किया था। ठीक है, 2018 में अपने राष्ट्र के नाम पे संबोधन में इसका जिक्र किया था। ठीक है, देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल हम लोग देखें तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है आमतौर पर तेज और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जो अत्याधुनिक पैंतरेबाजी करने वाले चुस्त दुरुस्त हथियारों में से प्रभाषित किया जाता है इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वीडेम इंस्टीट्यूट लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2022। तो देखा जाए तो मार्च 2022 में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वीडेम संस्था ने अपनी वार्षिक लोकतंत्र रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसका जो शीर्षक है वो है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर।
सूचकांक में जो कुल देश हैं वह कुल है 179। रिपोर्ट के स्कोर के आधार पर देखें तो देशों को 4 शासन प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक है उदार लोकतंत्र, दूसरा चुनावी लोकतंत्र, तीसरा चुनावी निरंकुशता जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, और बंद निरंकुशता जिसे कहते हैं क्लोज ऑटोक्रेसी। देखिए पहला है आपको उदार लोकतंत्र, जिसमें आपको स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड है। ठीक है। 2021 में रिकॉर्ड 6 तख्तापलट हुए, जिसके परिणाम स्वरूप निरंकुश शासन सामने आए। कहाँ कहाँ? चाड, गिनी, माली और म्यांमार में। 32 देश निरंकुशता और 15 देश लोकतंत्रीकरण की राह पर दिख रही हैं। ठीक है। 32 देश जो है निरंकुशता में है और 15 देश जो है लोकतंत्रीकरण की राह में दिख रही हैं। अब इसमें भारत की स्थिति अगर हम लोग देखें तो वो है 93। ठीक है। भारत की स्थिति 93 पे है, जो कि 179 में। यह भारत को चुनावी निरंकुशता यानी कि इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी के रूप में वर्गीकृत करता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट। तो देखा जाए तो अमेरिका के एक गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज की दृष्टि से आंशिक रूप से स्वतंत्र करा दिया गया। शीर्षक है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022, द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल। भारत जो है 100 में से 66 का स्कोर किया है। ठीक है। स्कोर जो है टोटल 0 से 100 था, जिसमें भारत का स्कोर 66 है। 3 देशों ने 100 का कुल स्कोर प्राप्त किया, तो वो है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। उसके बाद देखा जाए तो दक्षिण सूडान स्कोर 1, सीरिया स्कोर 1, तुर्कमेनिस्तान स्कोर 2 और सबसे कम स्वतंत्र स्कोर वाले देश हैं। देखिए 0 से 100 का स्कोर था, जिसमें स्कोर 1 जो है वो 2 देशों ने किया है, दक्षिण सूडान और सीरिया ने, और तुर्कमेनिस्तान का स्कोर 2 है। ठीक है। इसलिए ये सबसे कम स्वतंत्र स्कोर वाले देश हैं। मतलब कहा जाए तो ये स्वतंत्र नहीं की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। ठीक है। देखिए अब चलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है कि कुवैत जो है वो दुनिया का सबसे गर्म स्थान में से बन गया। यहाँ टेम्परेचर 53.2 डिग्री सेल्सियस आंका गया है, जो कि 127.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। ये दुनिया का सबसे गर्म स्थानों में से एक अब बन गया है कुवैत। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है डीजी साथी। डीजी साथी के बारे में देखिए तो ये 8 मार्च को आरबीआई ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ डीजी साथी को लॉन्च किया। ठीक है। ये ग्राहकों को डिजिटल भुगतान संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए 24/7 हेल्पलाइन है। जहाँ इससे जो अगर हेल्प लेना होगा तो डीजी साथी वेबसाइट पर से, चैटबॉट सुविधा से, टोल फ्री नंबर से, कॉल के माध्यम से डिजिटल भुगतान पर उपयोगकर्ताओं की सहायता करेगा ये। ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कर्नाटक बैंक को एसोचैम पुरस्कार। तो देखा जाए तो 9 मार्च 2022 को नई दिल्ली में एसोचैम के द्वारा स्थापित जो 8वां एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार है समारोह और शिखर सम्मेलन में निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक विजेता पुरस्कार प्राप्त किया। बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ हैं एमएस महाबलेश्वर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्मार्ट इनक्यूबेटर 2022 पुरस्कार। तो विजेता है ट्रैक्सटेप। भारत सरकार की विद्युत मंत्रालय का सार्वजनिक निजी साझेदारी फोरम है इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम। उसी के द्वारा विशेष रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए व्यापार, उष्मायन प्रदर्शन, नवाचार और सामाजिक प्रभाव की मान्यता में वर्ष 2022 के इनक्यूबेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ट्रैक्सटेप को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021। तो देखा जाए तो 25 मार्च 2022 को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 मतलब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जो है उसका दूसरा संस्करण जारी किया है। तो देखिए ये सूचकांक जो है वो 4 मुख्य स्तंभ पर आधारित है। पहला है नीति,
व्यापार इकोसिस्टम, निर्यात इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन। देखा जाए तो सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तटीय राज्य, भू आबद्ध राज्य, हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में के तहत रैंक किया गया है। समग्र रैंकिंग देखा जाए, ओवरऑल रैंकिंग, तो ओवरऑल रैंकिंग में आपको गुजरात जो है वो प्रथम स्थान पर रहा, ये लगातार दूसरी बार, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, कर्नाटका तीसरे स्थान पे है समग्र रैंकिंग यानी ओवरऑल रैंकिंग में। अब देखते हैं तटीय राज्य। तटीय राज्य के रैंकिंग में देखा जाए तो गुजरात पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे और कर्नाटका तीसरे स्थान पे। फिर आपको भू आबद्ध राज्य, ये है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर हिमालयी राज्य देखा जाए तो उसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। केंद्र शासित प्रदेश में आपको दिल्ली, गोवा, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यूपीआई 123 पे। तो देखा जाए तो 8 मार्च 2022 को आरबीआई ने फीचर फोन उपयोगकर्ता के लिए यूपीआई 123 पे नाम का एक नया यूपीआई भुगतान समाधान लॉन्च किया। आरबीआई बैंक ने यूपीआई 123 पे के सौजन्य से बिना इंटरनेट के फीचर फोन के लिए उपलब्ध होगी। ठीक है, ये एक नया तरह का आपको फीचर फोन के लिए एक यूपीआई भुगतान है जिसका नाम दिया गया है यूपीआई 123। बिना इंटरनेट के फीचर फोन से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे किस किस विकल्प के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, इससे देश की ग्रामीण और सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोग डिजिटल बैंकिंग से तो जुड़ जाएंगे। अब देखा जाए तो नई यूपीआई भुगतान प्रणाली को इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भुगतान करने के लिए 4 विकल्प प्रदान करेगी। एक है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग IVR कहते हैं, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। फिर दूसरा है ऐप आधारित कार्यक्षमता सुविधा। फिर है मिस्ड कॉल सुविधा और निकटता ध्वनि आधारित भुगतान। ठीक है, फिर देखिए इसमें तो फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खाते को अपने फीचर फोन से लिंक करना होगा और फिर लेन देन को प्रमाणित करने के लिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करके एक यूपीआई पिन सेट करना होगा। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है यूपीआई 123 का। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है डोनेट अ पेंशन योजना। ये 7 मार्च को श्रम मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन योजना शुरू की। ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत एक पहल है। डोनेट अ पेंशन योजना के तहत नागरिक घरेलू कामगारों, ड्राइवरों और सहायकों सहित अपने कर्मचारियों के प्रीमियम अंशदान हेतु दान कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है दाता, मतलब डोनर। डोनर जो है वो कम से कम 1 वर्ष के लिए अंशदान का भुगतान कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करेंगे हम लोग पुरस्कार सम्मान की ओर, जिसमें पहला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। तो देखा जाए तो 22 मार्च को स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने वैज्ञानिकों और वाष्पीकरण विशेषज्ञ जो हैं प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूस्टर्ट को वर्ष 2022 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। देखा जाए तो विल्फ्रेड ब्रूस्टर्ट जो है वो 87 वर्षीय बेल्जियम के हैं और ये मिस्टर इवेपोरेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? तो ये स्थलीय वाष्पीकरण के विशेषज्ञ हैं। अब इस पुरस्कार को जल के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इस्पात मंत्रालय के राजभाषा पुरस्कार। तो देखा जाए तो ये 3 मार्च को इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की मदुरई में संपन्न बैठक में इस्पात मंत्रालय के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए गए। तो विजेता है NMDC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। चलिए मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान में, जहां पहला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। जो देखा जाए तो 22 मार्च को स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने वैज्ञानिक और वाष्पीकरण विशेषज्ञ प्रोफेसर हैं विल्फ्रेड ब्रूस्टर्ट को वर्ष 2022 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार का विजेता घोषित किया। देखा जाए तो ये 87 वर्षीय बेल्जियम के निवासी हैं और ये स्थलीय वाष्पीकरण के विशेषज्ञ हैं। इन्हें मिस्टर इवेपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस पुरस्कार को जल का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इस्पात मंत्रालय के राजभाषा पुरस्कार। तो देखा जाए तो ये इस्पात मंत्रालय की जो हिंदी सलाहकार समिति है मदुरई में, वहाँ संपन्न एक बैठक में
3 मार्च को इस्पात मंत्रालय के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए गए। और देखा जाए तो ये वर्ष 2018-19 और 20-21 के लिए इस्पात राजभाषा का प्रथम पुरस्कार जो है वो एनएमडीसी को दिया गया, मतलब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को दिया गया। लेकिन 19-20 के लिए ये इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार एनएमडीसी को दिया गया। ठीक है, 19-20 में प्रेरणा पुरस्कार था और 18-19 और 20-21 में ये प्रथम पुरस्कार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट में, जहां पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक, तो ये बने हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। फिर नेक्स्ट है कि व्हाइट हाउस के नए कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त हुए हैं डॉक्टर आशीष झा। नेक्स्ट है बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड की सदस्य नियुक्त हुए हैं जयति घोष, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं। फिर नेक्स्ट है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण टीडी सैट के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो ये हैं डीएन पटेल, जो कि एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं। फिर नेक्स्ट है एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं वो हैं टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के हैं। फिर नेक्स्ट है कि वायुसेना अकेडमी कमांडेंट नियुक्त कौन हुए हैं, तो ये है एयर मार्शल बी चंद्रशेखर। फिर नेक्स्ट है सेबी के सदस्य नियुक्त हुए हैं अश्विनी भाटिया, जो कि एसबीआई के प्रबंधक निदेशक हैं, अब वो सेबी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट है एडा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो है देवाशीष पांडा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर, जहां पहला है रमेश चंद्र लाहौटी, जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, और रमेश चंद्र लाहौटी का नई दिल्ली में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है यूजिन पार्कर, जो कि सौर भौतिकी में योगदान देने वाले अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक यूजिन न्यूमैन पार्कर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है मीना स्वामीनाथन, प्रख्यात बाल कल्याण विशेषज्ञ मीना स्वामीनाथन का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ और वे शिक्षिका और बाल शिक्षा की लेखिका थीं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब हम लोग मूव करते हैं पुस्तकें यानी कि बुक्स। तो देखा जाए तो बुक्स एंड ऑथर में पहला है कि केमिकल खिचड़ी हाउ आई हैंड माई मेंटल हेल्थ के लेखक हैं अर्पणा पीरामल राजे। फिर नेक्स्ट है आई क्रश यू विथ जॉय, इसके लेखक हैं टिफनी हैडिस। फिर नेक्स्ट है ग्रो योर बेबी नॉट योर वेट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोयर ऑफ प्रेगनेंसी बर्थिंग एंड एवरीथिंग बिटवीन, तो इसके लेखक हैं दुर्गा शक्ति नागपाल। फिर नेक्स्ट है द पेंगुइन बुक ऑफ इंडियन पोएट्स, तो इसके लेखक हैं जीत थाइल। फिर नेक्स्ट है अम्मू इंडियन होम कुकिंग टू नरिश द सोल, इसके लेखक हैं अस्मा खान। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है नथिंग विल बी फॉरगॉटन फ्रॉम जामिया टू शाहीन बाग, इसके लेखक हैं नेहल अहमद। फिर नेक्स्ट है राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, तो इसके लेखक हैं गीता पीरामल। नेक्स्ट है फ्रोज इन फील्ड द अनएक्सप्लोर्ड अ लाइफ ऑफ एच.डी. देवेगौड़ा, तो इसके लेखक हैं सुगाता श्रीनिवास राजू। फिर नेक्स्ट है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर, जहां पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व, ये है मिताली राज। पहला मिताली राज में देखा जाए तो भारत की मिताली राज जो कि 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं और सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के बाद 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली मिताली राज दुनिया की तीसरी क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद ये तीसरी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स जो है वो अमेरिकी गोल्फर। टाइगर वुड्स को 9 मार्च 2022 को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अपने करियर के दौरान टाइगर वुड्स ने 15 प्रमुख चैंपियनशिप के साथ साथ 12 पीजीए टूर स्पर्धा में भी जीत हासिल की है। नेक्स्ट है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के बारे में देखें तो बेंगलुरु में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 28 गेंद में ही अर्धशतक की पारी खेली है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन के बारे में देखें तो श्रीलंका के खिलाफ
दूसरे टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन ने धनंजय डिसिल्वा को आउट करके अपना 440वां विकेट हासिल किया और वो टेस्ट क्रिकेट में 8वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एस श्रीशांत। एस श्रीशांत जो है वो भारत के तेज गेंदबाज थे जो कि घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है मांगडिंग अब खेल भावना के खिलाफ नहीं। तो देखा जाए तो 9 मार्च 2022 को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो MCC है वहाँ मांगडिंग के लिए अपनी नई कानून संहिता की घोषणा की है जो कि इस साल 1 अक्टूबर से लागू होगी। देखिए मांगडिंग है क्या, तो होता यूँ है कि जब गेंदबाज द्वारा गेंद फेंकने से पहले ही अगर नॉन स्ट्राइकर पे खड़े जो बल्लेबाज हैं वो क्रीज छोड़ने पर उन्हें रन आउट कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं मांगडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने जीता ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। तो देखिए 3 अप्रैल को न्यूजीलैंड की क्राइस्ट चर्च में हेगले ओवल में फाइनल खेला गया। विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया और 7वां महिला विश्व कप विजेता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए उप विजेता है इंग्लैंड। और देखा जाए तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गई हैं एलिसा हीली जो कि 170 रन बनाई हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुनी गई हैं एलिसा हीली कुल 509 रन बनाकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स। तो 19 मार्च को स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2022 प्रदान किए गए। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में है नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में है मीराबाई चानू और व्यक्तिगत श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है लवलीना बोर्गोहेन को। फिर नेक्स्ट है महिला पैराथलीट ऑफ द ईयर, तो ये चुनी गई हैं अवनी लेखड़ा। फिर है विशेष मान्यता पुरस्कार, तो ये है प्रमोद भगत। फिर नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, तो ये है महिला हॉकी टीम। ठीक है, फिर देखा जाए तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो क्रिकेट में है वो है R अश्विन और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी क्रिकेट में मिताली राज को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी स्पोर्ट्स टीम सपोर्ट्स, तो ये है रुपिंदर पाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह। फिर नेक्स्ट है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी टीम सपोर्ट्स में, तो ये है सविता पूनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022। तो ये ICC मेंस प्लेयर जो है फरवरी 22 का, तो ये चुना गया है श्रेयस अय्यर को जो कि भारत के हैं और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में फरवरी 2022 के लिए चुना गया है अमेलिया केर न्यूजीलैंड के। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग दिवस की ओर, जहाँ पहला है 1 मार्च। 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस जिसका विषय या थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। फिर नेक्स्ट है 3 मार्च। 3 मार्च को है विश्व श्रवण दिवस, इसका थीम था टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। 3 मार्च को दिवस मनाया गया है विश्व वन्यजीव दिवस जिसका थीम है रिकवरिंग की स्पाइसेस फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 4 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो कि थीम है सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें। 7 मार्च को क्या है चौथा जन औषधि दिवस यानी कि जन औषधि जन उपयोगी। 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, थीम है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। 10 मार्च का है महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए आगे देखें। 10 मार्च में नेक्स्ट है विश्व किडनी दिवस, थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 14 मार्च में है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि मैथमेटिक्स यूनाइट्स। 15 मार्च में है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। 18 मार्च को है वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, थीम है पुनर्चक्रण बिरादरी। 20 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जिसका थीम है बिल्ड बैक हैप्पियर। 20 मार्च को मनाया गया है विश्व गौरैया दिवस जिसका थीम है आई लव स्पैरोज। ठीक है, अब देखिए 21 मार्च को मनाया गया है विश्व कविता दिवस और 21 मार्च को और मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जिसका थीम है वन और टिकाऊ उत्पादन एवं खपत।
चलिए आगे देखें। 21 मार्च में अगला है अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, जिसका थीम हो गया वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। फिर 22 मार्च को है विश्व जल दिवस, जिसका थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च को है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, थीम रहा अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 24 मार्च को है विश्व क्षय रोग, इसका थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। 27 मार्च को है विश्व रंगमंच दिवस, थीम रहा रंगमंच और शांति की संस्कृति, यानी थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां हम पीडीएफ का लिंक आपको वहां प्रोवाइड कर देंगे। आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे विजिट करें वेबसाइट को onlinestudycenter.in, यहाँ सभी आपको पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगे पीडीएफ सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।